हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नवनीत जेठवानी, यूर एनजे सर। तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या कार्बनिक रसायन में कुछ बातचीत कर रहे थे और हमने फंक्शनल ग्रुप की या क्रियात्मक समूह के बारे में बातचीत की थी। आज हम देखते हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कार्बनिक यौगिकों को हम किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं वो देखते हैं। कुछ कार्बनिक यौगिक ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अचक्रीय होते हैं, अथवा इनको श्रृंखला यौगिक भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड। तो ऐसे बहुत सारे यौगिकों के बारे में हमने बातचीत करी भी। जैसे अगर हम ऐसे बॉन्ड लाइन नोटेशन से लिखते हैं तो ये सारे यौगिक क्या हैं? ओपन चेन है, या हम इनको क्या बोल सकते हैं? अचक्रीय है। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो चक्रीय होते हैं, या इनको बंद श्रृंखला यौगिक कहा जाता है या वली कहा जाता है। वली मतलब साइक्लिक, बंद श्रृंखला या चक्रीय इनको कहा जाता है। तो ऐसे भी बहुत सारे यौगिकों के बारे में मैंने प्रश्न कराए थे आपको। जैसे ये क्या है? चक्रीय है या वलय यौगिक है? ये भी क्या है? वलय यौगिक है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम दो प्रकार से इसको क्या करते हैं? वर्गीकृत करते हैं, अचक्रीय और चक्रीय। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ऐसी बात है नहीं। चक्रीय को बंद श्रृंखला या वली कहा जाता है और अचक्रीय क्या होते हैं? ओपन चेन होते हैं, या इनको श्रृंखला यौगिक भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं चक्रीय यौगिकों की। ठीक है। चक्रीय यौगिक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स। तो जो साइक्लिक कंपाउंड्स या चक्रीय यौगिक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एलिसाइक्लिक और दूसरे होते हैं एरोमेटिक। ठीक है। एक होते हैं एलिसाइक्लिक और दूसरे होते हैं एरोमेटिक। तो प्यारे बच्चों, इसके बारे में एरोमेटिक क्या होते हैं इसके बारे में हम जीओसी टॉपिक में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट फिलहाल हम वर्गीकरण को कंप्लीट करें, पूरा करें। तो एसाइक्लिक जो होते हैं या एलिसाइक्लिक भी इनको कहते हैं। एलिसाइक्लिक जो यौगिक होते हैं, ठीक है, मतलब साइक्लिक तो है मगर ये एरोमेटिक नहीं है, इनको कहा जाता है एलिसाइक्लिक यौगिक। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं समचक्रीय और दूसरे होते हैं विषम चक्रीय। ठीक है। तो समचक्रीय को कार्बोसाइक्लिक भी कहा जाता है और जो विषम चक्रीय उनको क्या कहा जाता है? एन एरोमेटिक कहा जाता है। ठीक है। एक बार मैं बात करूं आपसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ये चक्रीय यौगिक है। तो यह चक्रीय यौगिक में सारे के सारे जो रिंग को पूरा कर रहे हैं, ठीक है, जो इस चक्र को पूरा कर रहे हैं वो कार्बन परमाणु है, और ऐसे यौगिकों को कहा जाता है समचक्रीय या कार्बोसाइक्लिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समचक्रीय। ठीक है। क्या कहा जाता है? समचक्रीय या कार्बोसाइक्लिक कहा जाता है। इस तरीके के कंपाउंड्स को इंग्लिश में कहा जाता है होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब यह है कि ये समचक्रीय है, सभी के सभी जो साइक्लिक रिंग बना रहे हैं या जो इस वलय को पूरा कर रहे हैं वो समान परमाणु है और वो कार्बन परमाणु है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? होमोसाइक्लिक या समचक्रीय, या इसको कार्बोसाइक्लिक भी कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? कार्बोसाइक्लिक। जैसे कि एक और उदाहरण मैं ले रहा हूं, ये भी समचक्रीय है या होमोसाइक्लिक है। ठीक है। एक और उदाहरण मैं ले रहा हूं, ये यौगिक भी समचक्रीय है और क्या है? होमोसाइक्लिक है। लेकिन यदि ऐसा कोई वलय आ जाए जिसमें कार्बन के अलावा हमने यहां पे ऑक्सीजन लगा दिया, कुछ और परमाणु ले लें कार्बन के अलावा, कार्बन, नाइट्रोजन, मतलब सॉरी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कुछ भी आ सकता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, कुछ भी इसमें आ सकता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम। तो इनमें से यदि कार्बन के अलावा कोई परमाणु है जो इस चक्र को पूर्ण कर रहा है, तो ऐसे यौगिकों को कहा जाता है विषम चक्रीय, या इनको हेट्रोसाइक्लिक यौगिक हम कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया विषम चक्रीय, या इनको एन एरोमेटिक भी कहते हैं क्योंकि एरोमेटिक यौगिक नहीं है। तो ऐसे यौगिकों को क्या कहा जाता है? विषम चक्रीय।
क्या कहा जाता है? विषम चक्रीय। ठीक है, तो एनएरोमेटिक यहाँ क्या कहा जाता है? विषम चक्रीय यौगिक कहा जाता है। बहुत सारे उदाहरण है इसके, एक ये उदाहरण भी है, ये पिरिडीन अणु है। ठीक है, ये भी विषम चक्रीय है क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन इस वलय को पूरा कर रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन इस वलय का भाग है। जैसे कि ये उदाहरण और लेते हैं हम, इसमें देखो नाइट्रोजन इस वलय का भाग है, ये भी क्या होगा? विषम चक्रीय होगा। मान लो कि कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है जिसमें हमने ये बनाया, ठीक है, और क्योंकि ये क्या है? एरोमेटिक यौगिक है, तो मैं अभी एरोमेटिक की बात नहीं कर रहा हूं, तो इसमें मैं पाई बॉन्ड को हटा देता हूं। ठीक है, पाई बॉन्ड को मैं हटा देता हूं। पाई बॉन्ड को हटा देता हूं। ठीक है, अब इसमें देखो ध्यान से, अभी भी ये विषम चक्रीय, नाइट्रोजन से चक्र पूरा हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से चक्र पूरा हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन से चक्र पूरा हो रहा है। एक और उदाहरण लेते हैं हम, यहाँ देखो सल्फर इस चक्र को पूरा कर रहा है, तो ये सब हेट्रोसाइक्लिक है। ठीक है, यहाँ विषम चक्रीय है। यहाँ पे आप देखो नाइट्रोजन जो है ये बाहर है साइक्लिक रिंग से, इस वलय से बाहर है। जो वलय है उसमें तो सभी कार्बन परमाणु, कार्बन 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 कार्बन, नाइट्रोजन इस वलय से क्या है? बाहर है। और इसको भी हम क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक, या क्या बोलेंगे? समचक्रीय। क्या बोलेंगे? समचक्रीय, या क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक। तो बच्चों हमारे पास ये जो हमने वर्गीकरण किया इसमें चक्रीय में, तो एक होते हैं एलिसाइक्लिक, और एलिसाइक्लिक दो प्रकार के होते हैं, समचक्रीय एवं विषम चक्रीय। समचक्रीय वो होते हैं जिसमें क्या होता है? सभी के सभी कार्बन परमाणु होते हैं जो चक्र को या वलय को पूरा करते हैं। ऐसे परमाणु जो दूसरे हैं, जो कार्बन के अलावा हैं, वो यहां आ तो सकते हैं मगर ये बाहर रहेंगे, ये वलय को पूर्ण नहीं करेंगे। ये यौगिक भी क्या होगा? समचक्रीय होगा। और ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन के अलावा परमाणु, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, तो वो कहलाते हैं विषम चक्रीय या हेट्रोसाइक्लिक। यदि किसी अणु में एक से ज्यादा वलय हो, जैसे कि ये है, एक से ज्यादा इसमें वलय है, और ये जो वलय है जो सीधे हाथ की तरफ है, राइट हैंड साइड में है, ये विषम चक्रीय है, तो इस पूरे अणु को हम क्या बोलेंगे? विषम चक्रीय। क्या बोलेंगे? विषम चक्रीय। एक भी यदि वलय विषम चक्रीय है तो पूरा यौगिक क्या कहलाएगा? विषम चक्रीय कहलाता है। ठीक है, अब हम देखें कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो एरोमेटिक होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला अभी कि एरोमेटिक के बारे में हम लोग बातचीत बाद में करते हैं, बट एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक को तीन प्रकार से हम तोड़ते हैं या तीन प्रकार से हम विभाजित करते हैं: बेंजीनॉइड यौगिक, अबेंजीनॉइड यौगिक और विषम चक्रीय यौगिक। ठीक है, बेंजीनॉइड यौगिक, अबेंजीनॉइड यौगिक और विषम चक्रीय यौगिक, इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। ठीक है, एरोमेटिक के बारे में। एरोमेटिक, ठीक है, या जैसे कि अपन ने यहां पे लिखा है, हिंदी में भी लिख सकते हैं हम इसको, एरोमेटिक। एरोमेटिक यौगिक। तो एरोमेटिक यौगिकों को तीन प्रकार से विभाजित किया जाता है। एक वो होते हैं जिनमें बेंजीनाइड रिंग होती है। बेंजीनॉइड मतलब ये बेंजीन, एक बेंजीन यहां पे है, तो इसको तो सबको पता है कि ये बेंजीन है। ठीक है, इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, बेंजीन। ऐसे बहुत सारे यौगिक होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग रहती है। जैसे इसमें देखोगे आप, एक लेफ्ट वाली भी बेंजीन रिंग है और राइट में देखोगे डबल डबल डबल, ये भी बेंजीन रिंग है। ठीक है, इस यौगिक का नाम है नैप्थलीन। ठीक है, तो इन यौगिकों को कहा जाता है बेंजीनाइट। क्या कहा जाता है? बेंजीनाइट। ठीक है, जैसे कि यहां देखोगे आप, इसको क्या लिखते हैं? बेंजीनाइट। अब बेटा आप लोगों को ये थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये एरोमेटिक क्यों है। ये हम जीओसी में जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। फिलहाल के लिए आप ध्यान रखें कि इनमें बेंजीन, ठीक है, बेंजीन रिंग है या बेंजीन वलय है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? बेंजीन, बेंजीनॉइड। इसमें भी देखो एक बेंजीन वलय ये है, एक बेंजीन वलय ये है, तो ये बेंजीनॉइड कहलाते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं नॉन बेंजीनॉइड।
ठीक है, जैसे कि यहां पे मैंने लिखा हुआ अबेंजीनॉइड, ठीक है, अबेंजीनॉइड। तो अबेंजीनॉइड वो होते हैं, ठीक है, अबेंजीनाइड वो होते हैं जो एरोमेटिक तो होते हैं किंतु इनमें बेंजीन वलय दिखाई नहीं देता है। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इसको ध्यान रखें, आगे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा कि ये बेंजीन तो नहीं है किंतु ये फिर भी क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, इसका नाम भी याद रखें, एज्यूलिन। और बेटा मैं इसलिए इसको इंग्लिश में लिखता जा रहा हूं क्योंकि जो भी नॉमेनक्लेचर है IUPAC या जो इन अणुओं के नाम हैं ये इंग्लिश में ही आए हैं, और इनको हम क्या करें फिर एज्यूलिन को हिंदी में लिखें, वो आप समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर नॉमेनक्लेचर को अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ अल्फाबेट की गलती हो सकती है, इसलिए मैं क्या करूंगा, जो नॉमेनक्लेचर है, ठीक है, नामकरण है, वो इंग्लिश में थोड़ा सा कराऊंगा आप लोगों को, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि ये AEIOU इन सब का क्या मतलब है और ये कैसे लगाया जाता है। किंतु अगर हम पूरा हिंदी में नाम लिखते हैं तो उसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, और एक बात जरूर है कि उसमें गलती होने के चांस हैं, क्योंकि IUPAC नॉमेनक्लेचर नामकरण जो है उसके नियम इंग्लिश में है। ठीक है, वैसे मैं आपको सारी चीजों की हिंदी भी बताता ही जा रहा हूं। इसके बाद देखो, नॉन बेंजीनॉइड के बाद में है ऐसे वलय जो क्या होते हैं, विषम चक्रीय होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, विषम चक्रीय। और विषम चक्रीय यौगिकों को क्या कहते हैं हम, बोलिए क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया भी था। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक। तो ऐसे यौगिक जो एरोमेटिक तो हैं मगर हेट्रोसाइक्लिक हैं, इनमें ये नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये है पिरिडीन, ये ध्यान रखना है, ये नाम भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका नाम है फ्यूरान। तो प्यारे बच्चों, इसको आप कॉपी कर लीजिए, और ये मेरा जो है वर्गीकरण जो है मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, इसको हम दो प्रकार से करते हैं, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किया जाता है दो प्रकार से, अचक्रीय और चक्रीय। अचक्रीय वो होते हैं जो क्या होते हैं, जिनमें श्रृंखला होती है और ये आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, श्रृंखला का एक क्या होगा, अंत होगा। ठीक है, एक यहां से स्टार्ट होगी, यहां पे अंत होगा इसका। ठीक है, एक शुरुआत होगी, एक अंत होगा। और दूसरे होते हैं चक्रीय, जिसमें क्या होता है, कार्बन श्रृंखला आपस में जुड़ जाती है और क्या बना लेता है, वलय बना लेता है। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, चक्रीय या बंध श्रृंखला या वलीय कहा जाता है। और दूसरे क्या होते हैं, अचक्रीय, यहाँ श्रृंखला यौगिक होते हैं। जो वलीय यौगिक होते हैं, जो चक्रीय होते हैं, उनको दो प्रकार से हम विभाजित करते हैं, एक एलिसाइक्लिक यौगिक और एक एरोमेटिक यौगिक। एलिसाइक्लिक को फिर हम विभाजित करते हैं कैसे, समचक्रीय, विषम चक्रीय। समचक्रीय ये होते हैं जिनमें सारे जो भी चक्र बना रहे हैं, जो भी वलय पूरा कर रहे हैं, वो कार्बन परमाणु होते हैं। और विषम चक्रीय वो होते हैं जिनमें कार्बन के अलावा परमाणु उपस्थित होते हैं, वो क्या होते हैं, विषम चक्रीय। इसके बाद अपन बात करें बेंजीनॉइड, इसके बाद हम बात करें दूसरे होते हैं एरोमेटिक यौगिक। तो एरोमेटिक यौगिक वो होते हैं जो इसमें खास प्रकार की क्या होती है, स्थायित्व होता है, और इस स्थायित्व को समझने के लिए हम GOC टॉपिक में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और एरोमेटिक को हम तीन प्रकार से विभाजित करते हैं, बेंजीनॉइड, अबेंजीनॉइड और विषम चक्रीय। तो बेंजीनॉइड क्या होते हैं, मैंने आपको बताया, जहां पर बेंजीन वलय रहता है। ठीक है, एक भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी वलय बेंजीन के हो सकते हैं। दूसरे होते हैं जिनमें बेंजीन वलय तो नहीं होता मगर फिर भी एरोमेटिक होते हैं। और तीसरे होते हैं जो विषम चक्रीय होते हैं। विषम चक्रीय क्यों है, क्योंकि कार्बन के अलावा यहां पर कोई परमाणु है जो इस वलय को पूर्ण कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो पहले इसको कॉपी कर लीजिए, एक बार ढंग से देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों दूसरा है, जो भी कार्बनिक यौगिक होते हैं ये 3D होते हैं, त्रिविम विन्यास इनका होता है। और जब हम इनको कागज पर बनाते हैं, पेपर पर बनाते हैं, तो त्रिविम विन्यास बना पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ त्रिविम सूत्र काम में लेते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो मैंने मीथेन के लिए त्रिविम विन्यास बनाया हुआ है। अब त्रिविम विन्यास को बनाने के लिए क्या करते हैं, दो जो बंध होते हैं वो कागज के तल में बनाते हैं। ठीक है, प्लेन ऑफ पेपर, कागज के तल में बनाते हैं या प्लेन ऑफ पेपर बनाते हैं। तो ये दोनों बॉन्ड जो है या बंध जो है ये प्लेन में है। एक बॉन्ड जो है ऐसे ठोस बनाया हुआ, ये प्लेन पेपर के प्लेन से बाहर आ रहा है। ठीक है, जो कागज तल है उससे बाहर आ रहा है, और ये किसकी तरफ आ रहा है, दर्शक की तरफ आ रहा है।
तो ये ठोस जो रेखा है ये क्या होगा, आबंध दर्शक की ओर आ रहा है, ठीक है। और एक ऐसा बनाया जाता है जो टूटी रेखा है, इस तरीके से बनाते हैं, ये वो बंध होता है जो दर्शक से दूर जा रहा होता है या पीछे जा रहा होता है। तो किसी भी sp3 कार्बन को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये मैंने मीथेन का उदाहरण लिया है, ऐसे किसी का भी हम उदाहरण ले सकते हैं जहां पर जो केंद्र में कार्बन है उसका sp3 संकरण है, दो बंध जो है ये कागज के तल में है, एक ठोस बंध जो है कागज के तल से बाहर आ रहा है, और एक टूटी रेखा जो है वो कागज के तल से पीछे की ओर जा रही है। और इस प्रकार से हम एक sp3 संकरित को, जो कि क्या है, त्रिविम विन्यास है इसका, ठीक है, 3D स्ट्रक्चर है, उसको हम कागज पर किस तरह से बना सकते हैं, पेपर पर किस तरीके से बना सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो ये वो आबंध है जो दर्शक से दूर जा रहा है, ये वो आबंध है जो दर्शक की तरफ जा रहा है, और ये दोनों जो है वो क्या है, ये कागज के तल में है, ठीक है। इस प्रकार से हम कार्बन, sp3 कार्बन को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बच्चों कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिनमें इस प्रकार से दिया रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो ठोस रेखा है कार्बन ब्रोमीन, ये वो आबंध है जो दर्शक की ओर आ रहा है, ठीक है, आउट ऑफ प्लेन, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, आउट ऑफ प्लेन। और ये वो बंध है जो दर्शक से दूर जा रहा है, इसको मैं बोलूंगा इन द प्लेन। क्या बोलूंगा मैं, इन द प्लेन। तो ये वो आबंध है जो दर्शक से दूर जा रहा है, और ये वो आबंध है जो दर्शक की ओर आ रहा है, ठीक है, बाहर जा रहा है। ऐसे कभी कभी वली यौगिकों में भी ये दे दिया जाता है, साइक्लिक यौगिकों में भी दे दिया जाता है, इस प्रकार से देखो। तो यहां पर दो बंध है, ये जो बंध है ये कागज के तल में है, इन द प्लेन ऑफ पेपर है। ये ठोस वाला जो है ये बाहर की ओर आ रहा है, दर्शक की तरफ आ रहा है। और ये क्या है, ये टूटी रेखा है, ठीक है। ये क्या है, ये वो आबंध है जो पीछे की ओर जा रहा है या दर्शकों से दूर जा रहा है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। कभी कभी मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, अब आगे, आउट ऑफ प्लेन मतलब प्लेन से बाहर आ रहा है, तल से बाहर की ओर आ रहा है, दर्शक की ओर आ रहा है। और इसको मैं क्या बोलूंगा, इन द प्लेन। इन द प्लेन मतलब ये टूटी रेखा वो है जो तल से पीछे की ओर जा रही है या दर्शक से दूर, मतलब दर्शक से दूर जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इसका विभाजन करना होता है, ठीक है। प्लीज एक बार देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। अब हम बात करते हैं होमोलोगस सीरीज की या सजातीय श्रेणियों की। तो नोट्स आपको मैंने कल भी बोला था, मतलब जो लास्ट क्लास थी उसमें बोला था, नोट्स हमेशा नोटबुक में होने चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट, पीडीएफ, इन सब का कोई मतलब नहीं होता है बच्चों। आपकी नोटबुक में जो होगा वही आपके काम आएगा, उसी से आप रिवीजन कर पाओगे, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि हमेशा हमें क्या करना है, आगे की सोचनी है कि आज हमने नोटबुक में कुछ लिखा तो वो हम आगे काम में ले सकते हैं। तो बच्चों हम बात करते हैं सजातीय श्रेणियों की, या इसे होमोलोगस सीरीज भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मैं लेता हूं अल्कोहल सजातीय श्रेणियां। इसमें पहला जो मेंबर है वो है CH3OH, ठीक है। दूसरा जो मेंबर होगा उसमें इसके अणु सूत्र में एक CH2 का अंतर आ जाएगा, इस प्रकार से। तीसरे में क्या होगा, एक और CH2 बढ़ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसमें देखो आप, क्या चीज है जो इसमें समान है, और जो समान है वो क्रियात्मक समूह है, OH, फंक्शनल ग्रुप सेम है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सजातीय श्रेणियों में, पहला पॉइंट जो है वो ये है कि सभी मेंबर्स में क्रियात्मक समूह समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप। और सब में यहां पर देखो क्रियात्मक समूह क्या है, OH है, ठीक है, समान होना चाहिए। दूसरी बात, इन सभी का जो सामान्य सूत्र है, ठीक है, जनरल फॉर्मूला है, वो भी समान होना चाहिए। सामान्य सूत्र या इसको क्या बोलते हैं हम, जनरल फॉर्मूला
ये क्या होना चाहिए, सभी मेंबर का समान होना चाहिए। ठीक है, यहां पे जनरल फॉर्मूला क्या आएगा, CN H2N + 1 OH ये आएगा। जैसे अगर एक कार्बन है, ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा, N = 1, तो यहां क्या आ जाएगा 3 OH, तो ये हो जाएगा CH3OH। जब दो कार्बन होंगे तो C2, ये हो जाएगा 4 + 1 5 OH, ये आ जाएगा C2H5OH। तीन कार्बन होंगे तो C3 H7OH। तो सभी का जो सामान्य सूत्र है, जनरल फॉर्मूला है, वो समान है। और जो दो इसके मेंबर हैं, ठीक है, एक ये, इन दोनों के मध्य कितना अंतर है, एक CH2 का अंतर इसमें आ रहा है। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो मैंने बोला आपसे कि दो मेंबर्स या सदस्य जो हैं, ये प्रथम सदस्य द्वितीय सदस्य, तो प्रथम और द्वितीय के बीच में क्रमानुगत जब हम देखते हैं तो एक CH2 का अंतर होता है। ठीक है, तो दो सदस्यों में अगर हम क्रमानुगत देखते हैं तो एक CH2 का अंतर आता है। ठीक है, सो क्रम अगर हम देखते हैं, क्रमानुगत सदस्यों के मध्य एक CH2 का अंतर होगा, CH2 का अंतर होगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, CH2। तो इसका अणु भार हो जाएगा 14। ठीक है, कार्बन का कितना होगा, परमाणु द्रव्यमान 14, हाइड्रोजन का 1 होगा। तो इन दोनों के आणविक द्रव्यमानों में 14 का अंतर आएगा। फिर इन दोनों में फिर से एक CH2 बढ़ जाएगा, तो 14 का फिर से, या 14 का फिर से अंतर आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि दो क्रमानुगत सदस्यों के मध्य दो सदस्यों के मध्य 14 AMU के द्रव्यमान का अंतर होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने अल्कोहल जो सजातीय श्रेणी मैंने आप लोगों को बताई, और ये सदस्य मैंने बताया, प्रथम सदस्य ये है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इस प्रकार से हैं। वैसे कई और प्रकार की सजातीय श्रेणियां बन सकती हैं, और उनमें अल्कीन भी आ सकता है। तो अल्कीन में प्रथम सदस्य ये रहेगा, इसके बाद आ जाएगा CH3 CH3। देख रहे हो आप, इन दोनों के मध्य CH2 का अंतर आ रहा है। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये आ जाएगा। तो इन सारे सदस्यों का जो सामान्य सूत्र होगा वो होगा CnH2n। ठीक है, ऐसे कई प्रकार की सजातीय श्रेणियां या होमोलोगस सीरीज बनाई जा सकती हैं। जैसे कि हम बनाते हैं अल्काइन, तो इसका जो प्रथम सदस्य वो ये है, ये सेकंड मेंबर होगा, इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। और इसमें जो सामान्य सूत्र होगा वो होगा CnH2n-2। इसी प्रकार से अल्केन के लिए CnH2n+2 यह सामान्य सूत्र होगा। और हम सारे जो भी इसके सदस्य हैं उनको बना सकते हैं। सबसे छोटा सदस्य, सबसे पहला सदस्य CH4, फिर क्या आ जाएगा CH3 इथेन, आगे हम पढ़ेंगे CH3 CH2 CH3 प्रोपेन, या आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही एल्डिहाइड की, कीटोन की कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कीटोन में प्रथम सदस्य, कीटोन श्रेणी में प्रथम सदस्य और द्वितीय सदस्य, तो ये प्रथम सदस्य हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ कार्बन अनिवार्य है कीटोन में, और ये द्वितीय सदस्य हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान देना है। अगर हम कीटोन की बात करें तो इसका सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2nO। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, तो इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2nO।
ऐसे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए जो प्रथम सदस्य होगा वो ये होगा HC डबल बॉन्ड OH। इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड, ये इसका प्रथम सदस्य होगा। द्वितीय सदस्य क्या होगा? CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक है, और इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2nO2। क्या आएगा इसका सामान्य सूत्र? CnH2nO2। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो सजातीय श्रेणी है उसका सामान्य सूत्र क्या है, प्रथम सदस्य का अणु सूत्र क्या है। ठीक है, स्ट्रक्चर भी बनवा लेते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कीटोन का प्रथम सदस्य एवं दूसरा सदस्य जो है उनका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, इसके बारे में बातचीत कराई जा सकती है, पूछा जा सकता है। इसको कर लीजिए कॉपी आप लोग। ठीक है, तो बेटा ये जो दो मेंबर्स हैं इसके, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? सजात कहलाते हैं, या इंग्लिश में इनको होमोलोग्स भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना हमको। ठीक है, सजात श्रृंखला के बारे में हमने बातचीत करी। अब हम बातचीत करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि लाखों यौगिक कार्बन के बनते हैं, तो उनका नाम लिखना अपने आप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सबसे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि IUPAC ने कुछ नियम बनाए हैं और उन नियमों के आधार पर हमें नाम लिखना है। क्योंकि ये नियम जो है इंग्लिश में है, ठीक है, इसलिए हमें सारे नियम इंग्लिश में भी पढ़ने हैं, तभी हम उसका सही आंसर दे पाएंगे। IUPAC का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसी को हम क्या बोलते हैं? IUPAC। ये नाम पद्धति है। तो इस नाम पद्धति में कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। 4 टुकड़े हमेशा इसके रहेंगे। बीच में लिखा हुआ वर्ड रूट, इसको आप ध्यान रखना, मुख्य श्रृंखला जो है उसमें कार्बन की संख्या। सफिक्स प्राइमरी इसको अंतर्लग्न, सफिक्स सेकेंडरी अनुलग्न। ठीक है, और प्रीफिक्स इसको पूर्व लग्न हम बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है ये आपको धीरे धीरे मैं समझाता जाऊंगा। और मैं शुरू करने जा रहा हूं नाम पद्धति IUPAC नॉमेनक्लेचर। और इसमें सबसे पहले हम नाम लिखेंगे किसका? अल्केन का। ठीक है, सबसे पहले हम नाम किसका लिखेंगे? अल्केन का। तो आप चाहो तो इसको एक बार देख के कॉपी कर लीजिए। तो हम बात करते हैं अल्केन के लिए। ठीक है, अल्केन के लिए तो सबसे पहला नियम यह है कि यदि आपको कोई अणु दिया जाए तो आप क्या करो? वह श्रृंखला चयनित करो जिसमें सबसे अधिक कार्बन परमाणु है। ठीक है, तो जैसे मैंने एक प्रश्न लिया, ये अणु है हमारे पास, तो अब हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम श्रृंखला चुने और वो श्रृंखला चुने जिसमें सबसे अधिक कार्बन परमाणु। ये क्वेश्चन हमारे लिए सबसे आसान है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो ये श्रृंखला हम चुन सकते हैं। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन जो है कुछ ऐसा दिया रहता, तो हम कौन सी श्रृंखला चुनते? हम ये श्रृंखला चुनते क्योंकि इसमें सबसे अधिक कार्बन परमाणु है। ठीक है, तो आपको वो श्रृंखला चुननी है जिसमें सबसे अधिक क्या है? कार्बन परमाणु है। तो सिलेक्ट कार्बन चेन, या वो श्रृंखला चुनिए, सिलेक्ट कार्बन चेन विद मैक्सिमम कार्बन एटम्स। तो वह श्रृंखला चुनिए जिसमें सबसे अधिक
कार्बन, ठीक है, परमाणु हो। जैसे इसमें अगर अपन देखें तो कार्बन परमाणु कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, और कुछ बच्चों ने ये श्रृंखला चुन ली होगी, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 2 3 4 परमाणु आ रहे हैं, और अगर हम ये श्रृंखला चुनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 परमाणु आते हैं। ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ठीक है। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन के लिए, किसी भी अल्केन के लिए आपको वो श्रृंखला चुननी है जिसमें सबसे अधिक क्या है, कार्बन परमाणु हो। सेकेंड रूल इज, दूसरा रूल ये है कि अगर हमारे पास ऐसा कोई प्रश्न दिया जाए, मान लो कि ये प्रश्न दिया जाए, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया, क्योंकि हम इसमें दो प्रकार से चयन कर सकते हैं। एक तो हमने ये चयन किया, सीधी श्रृंखला चुन ली। दूसरा चयन हम ऐसे करते हैं, ठीक है। अब आप यहां देखोगे तो कार्बन परमाणु कितने बच्चों, 1 2 3 4 5 6 हैं, और यहां कार्बन परमाणु कितने बच्चों, 1 2 3 4 5, इसमें भी 6 हैं। तो अब आप क्या करोगे, कौन सी श्रृंखला चुनोगे, क्योंकि दोनों में ही तो अधिकतम 6 आ गए। थोड़ा सा और सोचते हैं, अगर हमने यह श्रृंखला चुन ली तो इसको बोलते हैं मुख्य श्रृंखला, या इसको हम मेन चेन बोलते हैं, या इसको पेरेंट चेन भी बोलते हैं, ठीक है। और जो हम छोड़ देते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, साइड चेन। क्या बोलते हैं, साइड चेन, साइड चेन, या इनको शाखित श्रृंखला कहा जाता है, शाखित श्रृंखला। तो यहां पर देखो शाखित श्रृंखलाएं कितनी हैं, यहां पे 2 हैं, और यहां पे देखो शाखित श्रृंखलाएं कितनी हैं, यहां पे देखो एक ये है CH3, ठीक है, और यहां पर मैं एक छोड़ चुका हूं कार्बन, एक ये वाली श्रृंखला है CH3, और एक ये श्रृंखला भी है CH3। तो यहां पे 3 शाखित श्रृंखलाएं। एक बार फिर से मैं बता दूं आपको कैसे आ गई है, इसको अपन पूरा क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन से इसको बदल देते हैं हम इस प्रकार से। सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहां पर आ जाएगा मिथाइल, ठीक है, और ये जो है यहां लगेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है अणु जो सूत्र था मैंने बदल दिया। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, अब हम इसके लिए श्रृंखला का चयन करते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर हम यह श्रृंखला चयनित करते हैं तो इसमें एक ये आ जाएगा शाखित श्रृंखला, एक ये शाखित श्रृंखला हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, मतलब 3 हो जाएगी। एक ये मेथिल समूह हो गया, एक मेथिल समूह हो गया, एथिल समूह हो गया। तो जब बराबर बराबर कार्बन श्रृंखलाएं आ जाती हैं तो मुख्य श्रृंखला हम उसे चुनते हैं जिसमें अधिक मात्रा में क्या हो, साइड चेन हो या शाखित श्रृंखला हो। तो इसको हम क्या मान लेंगे, गलत, और इसको क्या मान लेंगे हम, सही। ये और ये सेम ही है, ठीक है, ये दोनों बराबर है। तो सबसे पहले हम वो चुनते हैं जिसमें मुख्य श्रृंखला में अधिकतम कार्बन हो, और यदि ऐसा होता है कि 2 श्रृंखलाएं आ जाती हैं जिनमें मुख्य कार्बन में बराबर बराबर कार्बन होते हैं, तो हम उसे मुख्य श्रृंखला चुनते हैं जिसमें अधिक क्या होती है, शाखित श्रृंखलाएं होती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम बातचीत और करते हैं, प्रश्नों के द्वारा हम इसे समझते हैं। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, ये करें। तो प्यारे बच्चों, ये भी आसान क्वेश्चन है, ऐसा मत सोचना कि टफ क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्या है बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, छोटे छोटे ही लग रहे होंगे आप लोगों को। तो बच्चों
एक तो तरीका यह हो सकता है कि मैं इसको सीधी श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला मान लूं। इसमें कितने कार्बन परमाणु आ गए, 1 2 3 4 5 6, और यहां से क्या मिल गई मुझे, 2 शाखाएं मिल गई। ठीक है, 2 शाखाएं मिल गई। ठीक है, दूसरा तरीका यह हो सकता है, इस प्रश्न में मैं मुख्य श्रृंखला, सीधी श्रृंखला चयनित ना करूं और मुख्य श्रृंखला में ये चयनित करता हूं। इसमें देखो कितने कार्बन परमाणु, 1 2 3 4 5 6, यहां पे देखो कितने, 1 2 3 4 5 6, दोनों में बराबर है। अब यहां देखोगे तो आप शाखित श्रृंखला, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, मतलब 3 शाखित श्रृंखलाएं हैं और इसमें 2 ही थी। तो क्या सही होगा प्यारे बच्चों, ये सही होगा, क्योंकि इसमें शाखित श्रृंखलाएं क्या है, अधिक है। ठीक है, इसको देख लीजिए, एक बार कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों हमने देखा सबसे पहले एल्केन में क्या करो, मुख्य श्रृंखला का चयन कर लो। ठीक है, मुख्य श्रृंखला वो होगी जिसमें कार्बन परमाणु सर्वाधिक होंगे। मुख्य श्रृंखला को क्या बोलते हैं हम, मेन चेन, मेन चेन, या इसको पेरेंट चेन भी कहते हैं। मुख्य श्रृंखला को क्या कहते हैं, पेरेंट चेन, या हिंदी में इसे जनक श्रृंखला भी कहा जाता है, जनक श्रृंखला। ठीक है, यदि कार्बन परमाणु क्या आ जाए, बराबर आ जाए, जैसे कि यहां पर देखोगे कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहां कितने आ रहे हैं, 4, तो ये सही है। इसमें को 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। अगर हम ऐसा चयन करते 1 2 3 4 5, तो वो गलत हो जाता। तो हमें मुख्य श्रृंखला में अधिकतम कार्बन होने चाहिए। यदि ऐसा हो जाए कि बराबर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हम उस श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें शाखित श्रृंखलाएं अधिक होंगी। जैसे इसमें देखो, इसमें 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, यहां देखो कितने आ रहे हैं, यहां पे भी 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, मगर इसमें 3 शाखित श्रृंखलाएं हैं और इसमें केवल 2 शाखित श्रृंखलाएं हैं। साइड चेन ज्यादा होनी चाहिए या शाखित श्रृंखलाएं ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इसमें भी देखो, इस क्वेश्चन में यहां पर हमने लेफ्ट में देखा तो कितने आ रहे हैं, 3 4 5 6, 2 शाखित श्रृंखला आ रही है। इसमें देखो हमने ये चुना 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 शाखित श्रृंखलाएं, ये सही है, वो गलत हो जाएगा। शाखित श्रृंखलाएं अधिक होनी चाहिए। एक बार हमने क्या किया, चयन कर लिया मुख्य श्रृंखला का या जनक श्रृंखला का चयन हमने कर लिया, तो हम इसका अंकन करते हैं या क्या करते हैं, हम नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं। ठीक है, कितने रूल हो गए, एक रूल हो गया। ठीक है, दूसरा रूल देखते हैं हम, अंकन या नंबरिंग। तो नंबरिंग हम इस प्रकार से करते हैं कि एक कार्बन से, एक छोर से दूसरे छोर तक हम नंबरिंग करें, और इस प्रकार से करें कि जो शाखित श्रृंखला है उसको न्यूनतम नंबर या न्यूनतम संख्या मिले। जैसे हमने ये बनाया CH3 CH3 CH2 CH3। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं इसका, सबसे पहले तो मैंने श्रृंखला, ये उपयुक्त है, 4 कार्बन इसमें है, ये मुख्य श्रृंखला हो गई। फिर मैंने इसकी क्या करी, इसका अंकन किया, नंबरिंग करी इस प्रकार से। तो मुझे दिख रहा है कि जो शाखित श्रृंखला है वो 2 नंबर पर आ रही है। ठीक है, अगर मैं कुछ इस प्रकार से करता तो ये सही नहीं होता। अगर मैं राइट से लेफ्ट ले जाता तो मुख्य श्रृंखला को 3 नंबर मिलता, ये गलत हो जाता। तो मुख्य श्रृंखला को क्या मिलना चाहिए, न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम संख्या मिलनी चाहिए। एक बार फिर देखते हैं, एक और क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। मैंने ये बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाया। ठीक है, एक यहां पर लगा दिया मैंने, एक यहां लगा दिया। अब आप जानते हो कि जो मुख्य श्रृंखला हो गई वो तो क्या हो गई, सीधी श्रृंखला हो गई। अगर मैंने इसकी नंबरिंग करी या अंकन किया कुछ इस प्रकार से, तो यहां पर जो पहली संख्या है वो 2 आ रही है और जो दूसरी संख्या वो 5 आ रही है। मतलब जो एक शाखा 2 पर, एक शाखा 5 पर आ रही है। ठीक है, अगर मैं इसको क्या करता हूं, उल्टा नंबरिंग करता इस प्रकार से, सो 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर क्या आता, 3 6 आता। तो ये गलत है। जो पहला अंक है शाखा का वो न्यूनतम होना चाहिए। यहां पर पहला अंक क्या है, 2 है, यहां पहला अंक क्या है, 3 है। ठीक है, तो पहला नियम तो यह है कि इस प्रकार से आपको अंकन करना है
कि शाखित श्रृंखला को न्यूनतम क्रमांक मिले। ठीक है, तो ये सही है और ये गलत है। दूसरा नियम है, यदि एक से अधिक श्रृंखलाएं हैं, जैसे एक से अधिक श्रृंखलाएं हैं, तो पहला नंबर या पहला क्रम न्यूनतम होना चाहिए। जैसे यहां पे देखो, यहां पे 2 न्यूनतम क्रमांक है और ये 3 अधिक है इससे, तो पहला क्रमांक क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, और इसीलिए ये सही है और ये क्या है? गलत अंकन है। एक बार एक और क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। मान लो कि ये क्वेश्चन दिया जाए, अब हम इसका अंकन लेफ्ट से राइट करते हैं, तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो अंक क्या मिल रहे हैं शाखित श्रृंखलाओं को? 3 5 और 6। अगर हम इसको राइट से करते हैं, उल्टा चलते हैं इस प्रकार से, तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या क्रमांक मिल रहे हैं? 2 3 और 5। तो न्यूनतम क्रमांक ये पहला वाला क्रमांक 2 है, ये सही है अंकन। यहां पे पहला क्रमांक 3 है, ये अंकन गलत है। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। जो पहला क्रमांक है, ठीक है, किसका? शाखित श्रृंखला का, वो न्यूनतम होना चाहिए। पहला क्रमांक हम देखेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कभी ऐसा हो जाए क्वेश्चन में कि पहला क्रमांक क्या हो जाए? समान हो जाए। पहला क्रमांक क्या हो जाए? समान हो जाए। एक प्रश्न के माध्यम से मैं दे रहा हूं। तो ये अणु है हमारे पास। अब हमने सबसे पहले हमको श्रृंखला चुननी है, उसके बाद क्या करना है? नंबरिंग करनी है, इसकी अंकन करना है। तो मैंने यहां से शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या क्रमांक आ गए? 2 3 और 6। यहां से मैंने नंबरिंग करी। ठीक है, क्या क्रमांक आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। क्या क्रमांक आएंगे? 2 5 और 6। तो पहली बात तो यह है कि यहां पर पहला क्रमांक समान आ रहा है, फर्स्ट नंबर इज सेम। तो फिर अब हम क्या करेंगे? फिर हम जोड़ लगाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले देखते हैं कि उस तरह से नंबरिंग करो कि अगर एक प्रतिस्थापी है, एक ही शाखा है, तो उसका क्रम न्यूनतम होना चाहिए। जैसे यहां 2 है तो सही है, 3 है तो गलत है। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं कि अगर एक से अधिक शाखाएं हैं तो पहला नंबर क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। जैसे 2 5 है, 3 6 है, तो 2 न्यूनतम हो गया। फिर हमने क्या किया? एक और प्रश्न लिया, एक में 3 5 6 आया, एक में 2 3 5 आया, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि पहला क्रमांक क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, अब हमने ऐसा प्रश्न देखा जिसमें पहला क्रमांक दोनों में बराबर आ रहा है, 2 2 आ रहा है। अब हम क्या करते हैं? जोड़ लगाते हैं। इन तीनों का जोड़ लगा लो, कितना आ जाएगा? 11। इन तीनों का जोड़ लगा लो, क्या आ जाएगा? 13। तो जो जोड़ न्यूनतम होगा वो सही कहलाएगा और जिसमें जोड़ अधिक आएगा वो गलत कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? फर्स्ट लोकेंट। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट लोकेंट, पहला लोकेंट। फर्स्ट लोकेंट या पहला जो क्रमांक है वो क्या होना चाहिए? न्यूनतम। अगर वो बराबर आ रहा है तो फिर जोड़ हम देखते हैं। ठीक है, पहले क्या देखते हैं? फर्स्ट लोकेंट, फिर क्या देखते हैं? जोड़ देखते हैं या सम देखते हैं। ठीक है, इसको सम भी कहते हैं हम, इन तीनों का सम है ये। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बात मुझे आप लोगों को बतानी थी। अब हम इसकी नंबरिंग पर, अब हम इसकी जो नामकरण है, नेमिंग पर हम आ जाते हैं। जब हमने इस प्रकार से काम किया, जब हमने श्रृंखला चुनी और उसका अंकन किया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये अणु लिया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसमें जो सीधी रेखा है वही क्या है? इसकी मुख्य श्रृंखला है। इसका मैंने क्या किया? अंकन किया, नंबरिंग की, तो ये बन गया। तो यहां पर आप देख रहे हो कि 2 नंबर पर मिथाइल आ रहा है। ठीक है, तो ये जो श्रृंखला है 1 2 3 4, ये मुख्य श्रृंखला है। और मुख्य श्रृंखला में, ठीक है, मुख्य श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या, मुख्य श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या, ठीक है, कार्बन की संख्या अगर 1 है, ऐसा भी हो सकता है एक ही कार्बन हो, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? मैथ लिखते हैं। जैसे कि मैंने आपको नाम के बारे में बताया था
कि अगर हमें नाम लिखना है तो इसके 4 भाग होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड रूट की। जो मुख्य श्रृंखला कार्बन की संख्या है वो वर्ड रूट से दी जाती है, ठीक है। तो वर्ड रूट क्या होगा, मैथ हो जाएगा। अगर 2 होंगे तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, वर्ड रूट, ठीक है, क्या हो जाएगा, एथ। मेरे ख्याल से सबको आता होगा, एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन भी करवा देता हूं आपको। वर्ड रूट अगर मान लीजिए कि 1 कार्बन है तो मैथ होगा, 2 है तो एथ होगा, 3 है तो प्रॉप होगा, 4 है तो ब्यूट होगा, समझ में आ रहा है, 5 है तो पेंट होगा, 6 है तो हेक्स होगा। अब मैं इसलिए इंग्लिश में लिख रहा हूं क्योंकि आप इसको हिंदी तो कर सकते हो, लेकिन हिंदी से उल्टा इंग्लिश नहीं बना पाओगे, क्योंकि ये नियम लिखे हुए इंग्लिश में, ठीक है। कब ए कब ई हटेगा, कब नहीं हटेगा, तो उसको फिर आप हिंदी तो कर लोगे लेकिन उल्टा नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए अपन इसको थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं। 7 है तो हेप्ट होगा, 8 है तो ऑक्ट होगा, 9 है तो नॉन होगा, 10 है तो डेक होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 11 है तो अनडेक होगा, 12 है तो डोडेक होगा, 13 है तो ट्राइडेक होगा, 14 है तो टेट्राडेक होगा, 15 है तो पेंटाडेक होगा, 16 है तो हेक्साडेक होगा, ठीक है। 17 है तो हेप्टाडेक होगा, 18 है तो ऑक्टाडेक होगा, 19 है तो नोनाडेक होगा, और 20 है तो इसको लिखते हैं EICOS, आइकॉस। तो जहां तक इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या अगर 1 है तो मैथ, 2 एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, ठीक है। इसको मैं फिर से लिख देता हूं, नॉन, NON। डेक 10 है तो उनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक और आइकॉस। तो ये है वर्ड रूट, जो कि मुख्य भाग होता है नामकरण का, ठीक है। क्या होता है, मुख्य भाग होता है, मुख्य भाग। तो ये क्या प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है कि मुख्य श्रृंखला में, ठीक है, या पेरेंट चेन में, जनक श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणु हैं, ठीक है। तो ये प्रदर्शित करता है। फिर जो पूर्व लग्न है या प्रीफिक्स है, ये प्रदर्शित करता है कि जो शाखित श्रृंखला है, शाखित श्रृंखला है उसमें कितने कार्बन है। अब शाखित श्रृंखला की बात करते हैं या पूर्व लग्न की बात करते हैं हम, ठीक है। तो यहां पर देखो शाखित श्रृंखला केवल एक ही कार्बन है, और अगर एक ही कार्बन है तो इसको क्या लिखते हैं, क्योंकि एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्या काम में लेते हैं, मैथ, और शाखित श्रृंखलाओं को प्रदर्शित करने के लिए YL लगा देते हैं। तो क्या लिखते हैं इसको, मैथाइल, मिथाइल, क्या लिखते हैं, मैथाइल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2, क्योंकि शाखित श्रृंखला को हम पहले लिखते हैं प्रीफिक्स में, पूर्व लग्न में। और जब भी आपके पास एक नंबर आए और एक लेटर आए तो उसके बीच में ऐसे डैश लगाना है। फिर हम क्या लिखेंगे, वर्ड रूट, वर्ड रूट मतलब मुख्य भाग, मुख्य भाग क्या है, ब्यूट, ठीक है। और यहां पर एक बात ध्यान रहे कि जो सफिक्स है, अंतरलग्न है, यहां पर अगर अल्केन रहता है तो ANE लिखते हैं, और अल्कीन रहता है तो ENE लिखते हैं, और अल्काइन रहता है तो YNE लिखते हैं, ठीक है। तो अगर डबल बॉन्ड रहता है तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो YNE, और अगर सारे सिंगल बॉन्ड है, अल्केन है, तो ANE लिखते हैं। उस प्रश्न को मैं यहां पर एक बार समझाता हूं, शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को अपन यहां करते हैं। यहां से मैंने इसकी क्या करी, नंबरिंग करी, अंकन किया। दूसरी पोजीशन पर मेरे पास क्या आ रहा है, CH3 शाखित श्रृंखला। शाखित श्रृंखला को मैं कहां लिखूंगा, प्रीफिक्स में, पूर्व लग्न में, और इसको कैसे लिखूंगा, 2 मैथिल, एक नंबर के और एक लेटर के बीच में डैश आना चाहिए। फिर मेरा क्या आ जाएगा, मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या, वर्ड रूट या मुख्य भाग
कितने कार्बन है? 4। 4 के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट। और सफिक्स प्राइमरी मेरा यहां पर क्योंकि कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इसका क्या मतलब है? ये काम में आएगा जब क्रियात्मक समूह होंगे या फंक्शनल ग्रुप होंगे। ठीक है, क्रियात्मक समूह होंगे, क्रियात्मक समूह या क्या होंगे? फंक्शनल ग्रुप होंगे, तब ये काम में आएगा। फंक्शनल ग्रुप होंगे तब ये काम में आएगा। ठीक है, तो ये बहुत साधारण मतलब सिंपल है। एक एक करके अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले नाम यहां से शुरू करना चाहिए, मुख्य भाग, फिर पूर्व लग्न तक शाखी जो भी शाखाएं हैं उनका नंबरिंग या उनको यहां पर हम लिखेंगे। और अगर अल्केन है तो एएनई, अल्कीन अगर आएगा हम आगे देखेंगे ईएनई, और फिर हम देखेंगे अगर अल्काइन आएगा तो वाईएनई। इसको एक बार लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। तो एक बार इनको आपको पॉज लेकर के अच्छे से लिखना है। ठीक है, अपनी नोटबुक में, नोट्स में लिखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन अपन करते हैं जिससे कि क्वेश्चन के माध्यम से आपको चीजें क्या होती जाए? क्लियर होती जाए। कुछ साधारण साधारण क्वेश्चन भी करते हैं और धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते जाते हैं। तो बच्चों ये प्रश्न दिया जाए और इसका नाम हमें लिखना है। सबसे पहले देखो मुख्य श्रृंखला, ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन की हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसकी क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं, अंकन करते हैं। तो अंकन यहां से 1 2 3 4 नंबर आएगा, लेफ्ट से 1 2 3 आएगा, तो लेफ्ट से करते हैं। 6 कार्बन हो गए इसमें। तो हमारा जो नाम का तरीका है वो यही रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। अब हम बदलने वाले नहीं है। प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्राइमरी। और क्योंकि अभी हम क्रियात्मक समूह के बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो सफिक्स सेकेंडरी का अभी उपयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वर्ड रूट। मुख्य श्रृंखला कितने कार्बन की? 6 की है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम? हेक्स बीच में। फिर तीसरे नंबर पर एक शाखित श्रृंखला है जिसका नाम इथाइल है, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे 3 इथाइल। और क्योंकि यहां पर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो सफिक्स प्राइमरी क्या हो जाएगा? ANE हो जाएगा। ये ध्यान रहे हमेशा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि हमारे पास कोई नंबर है और नामकरण करते वक्त नंबर के बाद एक और नंबर लिखना पड़ता है, 2 फिर 3, तो नंबर और नंबर के बीच में कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, एक यदि हमारे पास नंबर है और उसके बाद हमें वर्ड लिखना पड़ता है, जैसे कि 3 के बाद इथाइल आ रहा है तो एक डैश लगा देते हैं। ठीक है, और यदि हमारे पास 2 वर्ड हैं तो उनके बीच में फिर कोई गैप होना नहीं चाहिए। जैसे मैंने हेक्स के बाद कोई गैप नहीं रखा, एन लगा दिया। इसके 3 भाग हैं, ये मुख्य भाग है वर्ड रूट, ये सफिक्स प्राइमरी है, और ये क्या है? सफिक्स, ये प्रीफिक्स है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आप लोगों को। मैंने पहले ही बता दिया था प्रीफिक्स मतलब क्या? प्रीफिक्स मतलब पूर्व लग्न, और सफिक्स प्राइमरी अंतर लग्न। ठीक है, और सफिक्स सेकेंडरी अपन बाद में बात करेंगे। मेरे ख्याल से अब प्रीफिक्स सफिक्स ये भी समझ में आने लग गया होगा। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, नंबर और नंबर के बीच में कॉमा, नंबर वर्ड के बीच में डैश, वर्ड के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। दोनों वर्ड को चिपका दो, उनके बीच में कोई गैप नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके, इसको देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब एक प्रतिस्थापी या एक साइड चेन वाले क्वेश्चन अपन ने किए। अब हम देखते हैं जिनमें एक से अधिक साइड चेन रहती हैं तो क्या करते हैं। ठीक है, इस मॉलिक्यूल की या अणु की हम बात करते हैं तो जो मुख्य श्रृंखला है वो तो क्या होगी? स्ट्रेट हो जाएगी। इसकी अपन क्या करते हैं? अंकन करते हैं, नंबरिंग करते हैं। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां पर एक मैथिल समूह आ रहा है 2 पर, एक मैथिल समूह आ रहा है 4 पर। ठीक है, तो इसका जो मुख्य भाग है वो 6 कार्बन से बन रहा है, तो इसका वर्ड रूट हो जाएगा हेक्स। और मैं आगे भी लिख देता हूं एन, क्योंकि यहां पर डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है।
अब हमें इन श्रृंखलाओं को, शाखित श्रृंखलाओं को प्रदर्शित करना है। 2 हैं तो इनके जो नंबर हैं वो एक 2 है, एक 4 है, तो इस तरह से हमें लिखना पड़ता है 2,4, एक 2 पर एक 4 पर है। एक से अधिक अगर समान शाखित श्रृंखलाएं आती हैं तो उन्हें ऐसे लिखा जाता है डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो अगर 2 आती हैं तो डाई, 3 आती हैं तो ट्राई, 4 आती हैं तो टेट्रा, 5 आती तो पेंटा, 6 आती है तो हेक्सा। लेकिन समान होने चाहिए। जैसे यहां पर दोनों मिथाइल समूह है, समान है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे 2,4 डाई मिथाइल, और फिर लिख देंगे यहां पर, ठीक है, 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, ठीक है, 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। मैंने जैसे बोला आपसे कि 2 लेटर्स के बीच में कोई गैप आना नहीं चाहिए, ठीक है। इसका नाम बड़ा सिंपल हो गया, 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, एक से अधिक यदि समान शाखित श्रृंखलाएं हैं तो उन्हें डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा करके लिखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। एक और प्रश्न में दे रहा हूं, ये करो। ठीक है, तो हमारे पास ये अणु है और इसका हमें नाम लिखना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, सबसे पहले हम देखो मुख्य श्रृंखला चुन ले। मुख्य श्रृंखला सीधी श्रृंखला होगी। अब हम इसका क्या करें, नाम मतलब नंबरिंग करें। तो अंकन मैं यहां से शुरू कर रहा हूं क्योंकि मेरा पहला नंबर 2 आएगा, और अगर मैं लेफ्ट से शुरू करता हूं 1 2 3 तो पहला नंबर 3 आएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, ये हम अंकन कर लेते हैं। अब देखो ये जो शाखित श्रृंखला ये मेथिल है और ये शाखित श्रृंखला एथिल है। तो जब इन्हें लिखा जाता है प्रीफिक्स में, ठीक है, पूर्व लग्न में, तो हम अल्फाबेट के अनुसार लिखते हैं। अल्फाबेट में ई पहले आता है तो उसे पहले लिखा जाता है, और एम बाद में आता है तो मेथिल को बाद में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। 4 नंबर पर है एथिल, लेकिन ये पहले लिखा जाएगा क्योंकि अल्फाबेट में ये पहले लिखा जाता है। तो प्रीफिक्स में पूर्व लग्न में एथिल को हमें पहले लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आएगा 2 मेथिल, फिर टोटल कार्बन है 6, तो क्या हो जाएगा हेक्स, और क्या लिखेंगे अपन एन। ये समझ में आया। तो जब हम अल्फाबेट के अनुसार लिखते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार, तो डाई, ट्राई, जो ये ऐसे जो शब्द हैं जो ये दर्शाते हैं कि वो कितने हैं, उनको हम यूज में नहीं लेते हैं। जैसे यहां पर एथिल है, यहां मेथिल है, तो एम और ई में ई पहले आ जाएगा। अगर कहीं पर एक जगह एथिल होता और दूसरी जगह डाई मेथिल होता तो ये डाई ये प्रदर्शित कर रहा है कि वो कितनी संख्या में है, लेकिन उसका जो रियल नेम है, असल नाम है, वो तो मेथिल है। तो हम एम से डिसाइड करेंगे, और एम बाद में आता है, ई पहले आता है, तो यही पहले लिखा जाएगा। ये ध्यान रखना कि कभी डाई मेथिल आ जाए या ट्राई मेथिल आ जाए तो जो संख्या वाले शब्द हैं, डाई, ट्राई, ये संख्या प्रदर्शित करते हैं, उनसे नाम का कोई लेना देना नहीं है। अल्फाबेट के क्रम में हम वही देखेंगे जो उसका सही नाम होगा। सही नाम तो उसका मेथिल है, डाई तो ये प्रदर्शित कर रहा है कि वो 2 संख्या में है, तो एम बाद में आएगा, ई पहले आएगा, और हम अनुलग्न में या प्रीफिक्स में उसको पहले ही प्रदर्शित करेंगे। तो जब भी हमें एक से अधिक शाखित श्रृंखलाएं रहेंगी तो हम अल्फाबेट के क्रम में उन्हें प्रदर्शित करेंगे, अनुलग्न में या प्रीफिक्स में, और उनमें डाई, ट्राई, टेट्रा को हम कंसीडर नहीं करेंगे। डाई, ट्राई, टेट्रा को हटा करके जो उसका नाम है उसके नाम के अनुसार अल्फाबेटिक क्रम हम निर्धारित करेंगे, ठीक है। एक और प्रश्न में देता हूं जिससे आपको इस बात को जो मैंने बोला है वो समझ में भी आ जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन में दे रहा हूं, जो बात मैंने बोली है ये अभी आपको इससे समझ में आ जाएगा। तो इस यौगिक का हमें नाम लिखना है, ठीक है। तो मुख्य श्रृंखला तो हो जाएगी वही जो शुरू में ली, 1 2 3 4 5 6 7, सबसे ज्यादा कार्बन है, ठीक है।
अब हम इसका अंकन करें तो भी हम लेफ्ट से ही करेंगे, क्योंकि यहां से 2 नंबर मिलेगा जो कि सबसे छोटा नंबर है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या लिखेंगे, यहां पर 2 पर शाखित श्रृंखला मैथिल है, 3 पर भी मैथिल है, 4 पर एथिल है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2,3 डायमेथिल, और इसको कैसे लिखेंगे, एथिल। लेकिन एथिल अल्फाबेट में पहले आता है, इंग्लिश अल्फाबेट में, तो हम इसको पहले लिखेंगे 4 एथिल। फिर क्या लिखेंगे हम, 2,3 डायमेथिल। फिर क्या लिखेंगे हम, 7 कार्बन है तो हेप्टेन। क्या लिखेंगे, हेप्टेन। इस प्रकार से हम प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे सोचेंगे सर डाई का डी नहीं लिया आपने, तो वो डाई का डी नहीं लेंगे हम, जो उसका असल नाम है वो तो मिथाइल है, तो एम लेंगे और यहां से ई लेंगे। तो इस प्रकार से हम अणुओं के नाम लिखते हैं आईयूपीएसी के अनुसार। ये सब आईयूपीएसी नियम के अनुसार है। ठीक है, एक प्रश्न और करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जितने भी नियम हमने पढ़े हैं अल्केन के, ये सब फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं ये मैं आपको बताता हूं। अब जैसे इस अणु की हम बात करते हैं, तो मुख्य श्रृंखला जो हो गई वो स्ट्रेट वाली हो गई, और मुख्य श्रृंखला में हमने क्या किया, नंबरिंग शुरू की। एक नंबरिंग तो ये हो गई जो हमने लेफ्ट से राइट की, एक नंबरिंग ये हो गई जो हम राइट से लेफ्ट कर रहे हैं। तो ऊपर वाली जो नंबरिंग है इससे नंबर क्या मिल रहे हैं, 3, 4, और नीचे वाली नंबरिंग से भी 3, 4 ही मिल रहे हैं। ठीक है, ऊपर भी क्या आ रहा है, शाखाओं के नंबर 3, 4, नीचे से भी क्या आ रहे हैं, 3, 4। सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं, न्यूनतम संख्या देखते हैं। ठीक है, लोएस्ट लोकेंट, तो वो यहां पर सेम ही आ रहा है, दोनों में 3 आ रहा है। फिर हम क्या देखते हैं, हम इनका सम कर देते हैं, जोड़ लगा लेते हैं, वो भी यहां पे सेम आ रहा है, क्योंकि ये 3, 4, 7, ये भी 3, 4, 7 आ रहा है। अब लास्ट में हम देखते हैं अल्फाबेट। क्या देखते हैं बेटा, अल्फाबेट या अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये सब कहीं ना कहीं आप इंग्लिश में पढ़ोगे बेटा, कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश के वर्ड आने चाहिए, तो इंजीनियरिंग पूरी इंग्लिश में होगी। इसलिए मैं बीच बीच में आपको ये बताता रहता हूं। मैं भी थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ ज्यादा हूं, क्योंकि मैंने भी इंजीनियरिंग की है, तो एक आदत सी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बीच बीच में बताता जा रहा हूं। तो यहां पर पहला लोकेंट 3 है, इसका भी 3 है, तो वो रूल नहीं लग सकता है। जोड़ लगा लिया, दोनों में 7, 7 आ रहा है, वो रूल नहीं लग सकता है। अब देखो 3 नंबर पर आएगा एथिल और 4 पर आएगा मैथिल। अल्फाबेट में एथिल पहले आता है, ई पहले आता है, तो जो अल्फाबेट में पहले आता है उसको न्यूनतम संख्या दी जाएगी। जैसे हम यहां पे लिखें तो इसका तो आ जाएगा एथिल और ये आ जाएगा मैथिल। अल्फाबेट में पहले क्या आता है, ई, बाद में आता है एम, तो इसको न्यूनतम संख्या दी जाएगी, लोअर नंबर, लोअर नंबर। ठीक है, यहां इसको कम नंबर दिया जाएगा, तो उसका कम नंबर 3 है, और यहां पर ऊपर वाली नंबरिंग से उसको 4 मिल रहा है, तो ऊपर वाली नंबरिंग बिल्कुल गलत हो जाएगी। ठीक है, तो उसको हम कम नंबर देंगे, कम संख्या देंगे जो अल्फाबेट में पहले आ रहा है। और एक बार आपने संख्या निर्धारित कर दी तो इसका नाम लिखना आसान है। क्या लिखेंगे, 3 एथिल, 3 एथिल। फिर क्या लिखेंगे बोलो, 4 मैथिल। फिर क्या लिखेंगे, 6 कार्बन है तो हेक्स, और क्या लिखेंगे, एन। इस प्रकार से इसका नाम लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से मैंने काफी सारी चीजें इसमें आप लोगों को बता दी। ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट कर लीजिए आप। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आने लग गया होगा कि किस तरीके से नामकरण हमें करना है। सबसे पहले अपन शाखित श्रृंखला या साइड चेन के बारे में थोड़ा और बातचीत कर लेते हैं। साइड चेन या इसको क्या बोलते हैं, शाखित श्रृंखला। तो शाखित श्रृंखलाओं में देखो एक चीज कॉमन आ रही है कि उसमें एक हाइड्रोजन कम रहता है। जैसे मैंने यहां पर बनाया CH3 CH3। अब मैंने एक हाइड्रोजन यहां कम किया और इससे एक शाखा बना दी, तो इसको हम बोलते हैं जनक श्रृंखला, मेन चेन, और इसको क्या बोलते हैं हम, शाखित श्रृंखला। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मेन चेन, मेन चेन, और इसको क्या बोलते हैं, शाखित श्रृंखला, या क्या बोलते हैं, साइड चेन। तो जो साइड चेन है वो अल्काइल की तरह प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं हम, अल्काइल। क्या लिखते हैं, अल्काइल।
अल्काइल की तरह प्रदर्शित किया जाता है शाखित श्रृंखलाओं को। और इसका अणु सूत्र कुछ ऐसा रहता है CnH2n+1 और ऐसे लिख देते हैं। इस डैश का मतलब यह कि इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु कम है और ये एक शाखा की तरह जाकर के मुख्य श्रृंखला से या मेन चेन से जुड़ने वाला है। ठीक है, जैसे सबसे छोटा जो यहां पे श्रृंखला हो सकती है, कई बार अपन ने इस्तेमाल कर भी लिया, CH3, और इसको क्या नाम लिखते हैं हम, मैथिल। यदि 2 कार्बन है तो हम इसमें 2 कार्बन है तो क्या लिखते हैं, एथिल, क्योंकि इसका वर्ड रूट 2 कार्बन का होता है इथ, तो इससे क्या लिख देते हैं, इथाइल, एथिल। ठीक है, अगर 3 कार्बन है तो इसको क्या लिखते हैं हम, प्रोपाइल। क्या लिखते हैं, प्रोपाइल। यदि 4 कार्बन है तो हम इसको लिखते हैं ब्यूटाइल। ठीक है, इस प्रकार से कई बार शाखाओं में भी शाखाएं आ जाती हैं, साइड चेन में भी साइड चेन आ जाती हैं, और इसीलिए मैंने ये सारा जो है आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है। मान लो कि ये कहीं शाखा आ जाती है, ये खुद एक शाखा है और इस शाखा में भी एक शाखा आ गई मिथाइल। तो जब ऐसा आ जाए तो शाखा में जहां से वो मुख्य श्रृंखला से जुड़ने वाला है, ऐसी डंडी बनी होगी जहां हाइड्रोजन कम होगा, वहां से इसकी काउंटिंग स्टार्ट कर दो, नंबरिंग स्टार्ट कर दो, अंकन स्टार्ट कर दो, और फिर वही करो, आप सबसे अधिक कार्बन की मुख्य श्रृंखला बना लो। तो सबसे अधिक कार्बन इसमें 3 हो सकते हैं, मुख्य श्रृंखला हमने बना ली। तो अगर ये नहीं होता तो इसका नाम क्या होता, प्रोपाइल। क्या नाम होता, प्रोपाइल। अब इस प्रोपाइल में दूसरे नंबर पर एक मिथाइल लगा हुआ है, तो इसको हम आगे लिखेंगे इसके, और क्या लिखेंगे, 2-मेथिल प्रोपाइल। मतलब ये इसकी क्या हो जाएगी, प्रीफिक्स हो जाएगी। ठीक है, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम, अणु। मैंने आपको बताया भी था, देखो क्या बोलते हैं इसको हम, देखो मैं बताता हूं आपको। जैसे अपन ने इसका नाम लिखा, तो नाम लिखने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, पूर्व लग्न या प्रीफिक्स लेते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में एक प्रीफिक्स है। कौन, ये खुद श्रृंखला अपने आप में एक प्रीफिक्स है, प्रोपाइल। लेकिन इस प्रोपाइल में 2 नंबर पे मिथाइल जुड़ा हुआ, तो ये इसका पूर्व लग्न का भी पूर्व लग्न है। ठीक है, प्रीफिक्स का भी क्या है, प्रीफिक्स है, वो हमें लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा कि ये 2-मिथाइल प्रोपाइल, अगर इसको हम हटा दें तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपाइल। लेकिन क्योंकि 2 नंबर पर एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो हमें इसको क्या लिखना पड़ेगा, 2-मिथाइल प्रोपाइल लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ नाम और देखते हैं, इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स या जटिल शाखाएं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स या जटिल शाखाएं। ठीक है, एक प्रश्न और दे रहा हूं, ये करो आप लोग, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये करो। सो हमारे पास एक ये है CH3, 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 CH2, CH2 डैश। इसका मतलब यहां हाइड्रोजन कम है, यहां मेन मुख्य श्रृंखला से जुड़ने जा रहा है, तो आप क्या करोगे, नंबरिंग या अंकन स्टार्ट कर दोगे वहां से जहां से मुख्य श्रृंखला से जुड़ने जा रहा है, 1, 2, 3 और 4। अब इसमें 4 कार्बन है, तो इसका नाम क्या होना चाहिए था, ब्यूटाइल। अल्काइल है इसलिए ब्यूटाइल। अब इस शाखा में 2 शाखाएं हैं, एक 3 पर है, एक 3 पर है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3,3 डाई मिथाइल और फिर ब्यूटाइल। पूर्व लग्न ये खुद है, उसका भी ये पूर्व लग्न बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें लिखना है। एक और क्वेश्चन में दे रहा हूं, मेरे ख्याल से क्वेश्चन से ही चीजें क्लियर होती हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने से ही फायदा होगा। एक और क्वेश्चन लिखो आप। ये दे दिया आपको। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा जटिल क्या है, शाखा है, शाखित श्रृंखला है,
तो अपन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे बोला यहां से अंकन नंबरिंग स्टार्ट कर दें, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा मेथिल और इसका नाम हो जाएगा एथिल। तो हम अल्फाबेट के अनुसार एथिल पहले लिखेंगे, 3 एथिल, फिर क्या लिखेंगे, 2 मेथिल। मैंने आपको पहले ही बता दिया नंबर लेटर के बीच में डैश लगाते जाना है। 4-5 कार्बन है, 5 कार्बन है तो इसको क्या लिखेंगे, पेंटाइल। क्या नाम लिखेंगे, पेंटाइल। तो इस प्रकार से हम जटिल श्रृंखलाओं की नंबरिंग करते हैं और किस प्रकार से नाम दिया जाता है वो मैंने आप लोगों को बताया। एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं इस पर, ओके। तो एक क्वेश्चन ये लिखो आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसका नाम हमें लिखना है। हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम इसको मुख्य श्रृंखला लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 की बन जाएगी। और अब हम इसमें क्या करेंगे, नामकरण नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग यहां से करें 1 2 3 4, इधर से करें तो भी 4 आ रहा है, तो कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जटिल श्रृंखला हो गई। जटिल श्रृंखला है तो यहां से इसकी नंबरिंग स्टार्ट कर दें 1 2। और इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो 4 नंबर पर, क्योंकि ये जटिल श्रृंखला है तो इसको कोष्टक में लिखते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं 1 मिथाइल इथाइल, कोष्टक बंद, ठीक है। तो ये क्या है, इथाइल है, इस पर 1 पे मिथाइल लगा हुआ है, तो इस इथाइल में 1 पे मिथाइल है तो 1 मिथाइल इथाइल कोष्टक में लिखेंगे। टोटल कार्बन है 7 तो इसको ऐसे लिखेंगे हेप्ट एन, हेप्टेन, ठीक है। इस प्रकार से तो ये क्योंकि बहुत सिंपल जटिल श्रृंखला है तो इसको आइसोप्रोपाइल नाम IUPAC ने एक्सेप्ट किया हुआ है। कहीं कहीं पे आप देखोगे सेकेंडरी प्रोपाइल, सेकेंडरी का मतलब होता है 2 डिग्री, अगर इसको तोड़ दें हम तो 2 डिग्री कार्बन बन जाएगा, ठीक है। यह श्रृंखला कुछ ऐसी दिखाई देगी अगर हम इसको तोड़ दें तो, ठीक है, 2 डिग्री कार्बन। इसलिए ये दोनों नाम भी एक्सेप्टेड है। और कहीं अगर प्रश्न में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए आइसोप्रोपाइल या सेकेंडरी प्रोपाइल तो सही है, लेकिन ये इसका सबसे सही उत्तर यही आएगा क्योंकि ये IUPAC के नियम के अनुसार है, ठीक है। तो यहां से मैंने बोला आपको कि जो जटिल है यहां से नंबरिंग शुरू कर देंगे जहां से वो जुड़ा हुआ है 1 2। ये इथाइल है, इथाइल में 1 पे मिथाइल है तो 1 मिथाइल इथाइल। ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, इसको कोष्टक में बंद कर देते हैं। बाकी वही है हमारा वर्ड रूट हेप्ट और सफिक्स प्राइमरी, ठीक है, क्या आ जाएगा, एन। इसको कॉपी कर लीजिए। तो जैसे कि मैंने बोला कभी कभी प्रश्नों में आइसोप्रोपाइल काम में लेते हैं, बिल्कुल सही है। सेकेंडरी भी आपको देखने को कम ही मिलेगा, ठीक है, लेकिन आइसोप्रोपाइल काम में लेते हैं। लेकिन ये केवल 3 कार्बन के लिए, आइसोप्रोपाइल के लिए ही IUPAC ने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। IUPAC के अनुसार हम इसमें लिख सकते हैं, मगर सही क्या रहेगा, 1 मिथाइल इथाइल। एक बार और एक क्वेश्चन हम इस पे करते हैं, ठीक है। एक बार आप इसको देखें। तो प्रश्न हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, बट समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कभी ऐसा आ जाए जटिल श्रृंखलाओं के बारे में बातचीत हो जाए तो कैसे क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए दिया है, इसको एक पॉज ले लीजिए और खुद से एक बार अटेम्प्ट करें, फिर आ जाएं आप सॉल्यूशन पर, ठीक है। और एक बार अटेम्प्ट करके देखें आपसे बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। इसको क्या लेटे लेटे देखना नहीं है, लेक्चर्स हैं ये, कोई मूवी नहीं है कि आप कैसे भी बैठ के देखें। इसको वही कॉपी पेन लेकर के बैठें, और बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया है, बहुत अच्छी अच्छी रैंक लेकर के बच्चे आए हैं। आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप पूरी तरीके से डिवोटेड होकर के अपनी पूरी इच्छा से इसको करें और एक क्लासरूम समझ के करें, तभी कुछ बात बनेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6, यहां से देखें 1 2 3 4 5। तो यहां से हम इसकी क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे।
अब ये हमारी जटिल शाखा बन गई। जटिल शाखा की भी हम नंबरिंग करें यहां से 1 2 3, और ये 1 पे क्या आ जाएगा, मेथिल, तो इसका नाम हो जाएगा 5। क्योंकि जटिल है तो हम इसको ऐसे कोष्टक में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 1 मेथिल, ठीक है, प्रोपाइल, 1 मेथिल प्रोपाइल। टोटल कार्बन कितने, 10 हैं, तो इसको लिखेंगे डेक एन। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये प्रोपिल था, 3 कार्बन थे, प्रोपिल था, इसकी 1 पोजीशन पे मिथाइल है, तो 1 मिथाइल प्रोपाइल, 10 कार्बन है, तो इसको लिखेंगे हम डेकेन। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अगर हमारे पास एक से अधिक जटिल श्रृंखलाएं आ जाती हैं, एक से अधिक जटिल श्रृंखलाएं आ जाती हैं समान, ठीक है, सो एक से अधिक जटिल श्रृंखलाएं अगर आ जाती हैं, जैसे मान लो 2 आ जाती हैं, तो उनको ऐसे लिखना पड़ता है बिस की तरह। 3 आ जाती हैं तो इनको लिखना पड़ता है ट्रिस की तरह। 4 आ जाती हैं तो इनको लिखना पड़ता है टेट्राकिस की तरह। 5 हंसने वाली बात नहीं है, ये नाम है पेंटाकिस की तरह। तो एक से अधिक समान जटिल श्रृंखलाएं अगर आती हैं, ठीक है, साइड चेन अगर आती हैं, शाखित श्रृंखलाएं अगर आ जाती हैं, तो उनको 2 आती हैं तो बेस, 3 आती तो ट्रिस, 4 आती तो टेट्राकिस, 5 आती तो पेंटाकिस करके लिखना पड़ता है। एक क्वेश्चन मैं इस पे आपको कराता हूं जिससे ये बात जो मैंने बोली है आपको समझ में आ जाए। हालांकि ये बहुत कम देखने को मिलते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, लेकिन पढ़ना तो है, पढ़ना है तो पढ़ना है। कोई भी चीज ऐसी ना हो जो हम छोड़ दें, यही कोशिश अपने को करनी है, यही कोशिश आपको भी करनी है कि कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैंने एक अणु बनाया है, थोड़ा छोटा है ये, ठीक है, इसमें 5वें नंबर पे, यहां से भी देखो 5वें नंबर पे आ रहा है। एक आप पॉज ले लीजिए, देखें इसको अटेम्प्ट करके आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया, एक बार कॉपी करके और इसको अटेम्प्ट करके देखिए। तो शुरू करते हैं हम। यहाँ पे देखो आप लोगों ने कर लिया होगा अटेम्प्ट, बीच में मैंने ऐसे ही गैप मारा, ठीक है, मैं बोलता रहता हूँ कि पॉज करिए और अटेम्प्ट करिए, तो इसका मतलब ये कि करना है आपको। यहां से अगर मैं नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5, यहां से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5, बराबर ही आ रहा है। दोनों जो शाखित श्रृंखलाएं समान है, दोनों जटिल हैं, और दोनों का नाम भी क्या होगा, सेम ही होगा, तो हम 2 बार नहीं लिखेंगे इसको। तो यहां से भी देखोगे तो 1 2 3 4 5 आएगा, वहां से भी 5 आएगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 5 5,6, 2 है तो क्या लिखेंगे 20, 2 है तो क्या लिखेंगे 20। फिर कोष्टक, अब कोष्टक में क्या लिखें, इस शाखित श्रृंखला का नाम लिखें। मैंने बोला जहां से जुड़ा हुआ है वहां से 1 स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल प्रोपाइल। क्या नाम हो जाएगा, 1 मिथाइल प्रोपाइल। जटिल है ये, कॉम्प्लेक्स है, तो 1 मिथाइल प्रोपाइल 2 बार आ रहा है, तो 5 और 6 लिख दिया। और अगर कोई जटिल श्रृंखला है तो उसमें डाई ट्राई नहीं लिखते हैं, उसमें बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस लिखते हैं। ये मैं बात समझाना चाह रहा था। तो यहां पर क्या आ जाएगा, बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस 1 मिथाइल प्रोपाइल। क्योंकि 10 कार्बन है तो इसको क्या लिखेंगे अपन, डेकेन, डेकेन। तो प्यारे बच्चों, ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन होगा अल्केन में से, मतलब इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में शायद देखने को ना मिले, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है अगर अपन ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं, तो करने ही चाहिए, ठीक है। मैं आपसे दूर हूं, लेकिन मैं आपकी मन की बात समझ रहा हूं कि इतना भयानक भयानक काहे पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ाना जरूरी है ताकि आपको छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो आसान लगे, ठीक है बच्चों। एक और क्वेश्चन अपन लास्ट करते हैं और आज का जो लेक्चर है उसको कंप्लीट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन को भी आप एक पॉज लेकर के अटेम्प्ट करें। इसमें भी शाखा है, शाखित श्रृंखला जो है वो कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, इसके बारे में नाम लिखना है और इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप मेरी बात मान रहे हैं, पॉज कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, फिर सॉल्यूशन पर आ रहे हैं। हो सकता है कि इस लेक्चर को देखने में आपको डबल टाइम लग जाए, 1.5 गुना तो लग ही सकता है, लेकिन हमें करना है, ठीक है, जितना भी टाइम लगे। हमें अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है, मार्क्स लाने हैं, इससे डर भगाना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो हमें ये सब करना ही पड़ेगा।
ठीक है, डेफिनेशन वाली बातें बहुत सारी हो गई, हिंदी इंग्लिश बहुत मिक्स कर लिया। अब आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दोनों तरीके के नाम इंग्लिश हिंदी वाले आपको समझ में आ गए होंगे। और अब हमें पढ़ाई को आगे पढ़ाई की तरह ले जाना है, कॉन्सेप्ट हमें डेवलप करना है। नाम वाम के बारे में ज़्यादा हमें चिंता नहीं करनी है, नाम तो हमें जो लिखना आ गया है। और नाम से मेरा मतलब है कि IUPAC नाम बिल्कुल सही लिखना है, ये नहीं कि नाम की चिंता नहीं करनी है। लेकिन हाँ, शाखित श्रृंखला, साइड चेन, ये सब आपको दोनों तरीके से आते हैं। कभी मान लो मैं इंग्लिश में भी बोलता हूं तो अब आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं यहां से। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इधर से भी करते हैं तो सेम आता, 5 ही नंबर आता, 1 2 3 4 5। बात खत्म। ये हो गई आपकी जटिल श्रृंखला। जटिल श्रृंखला की नंबरिंग अपन यहां से स्टार्ट कर दें। इसका नाम क्या हो जाएगा? 5 कोष्टक, क्या लिखें? 2 मैथिल प्रोपाइल। और कितने कार्बन है इसमें? 9, तो नोनेन हो जाएगा ये। प्यारे बच्चों, मैं सारे नाम इंग्लिश में लिख रहा हूं क्योंकि मैं आपको बताऊं बहुत सारे नाम ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे आप हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो आप इसमें लिखें। हिंदी में आप उसका अनुवाद कर सकते हो, लेकिन जो नियम है वो इंग्लिश में बने हुए हैं। उसमें ए का, ई का, आई का, ओ का, यू का, कैसे क्या काम में लेना है, डाई ट्राई, ये सब वो इंग्लिश के अकॉर्डिंग है। अल्फाबेट इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसमें नाम ले जाते हैं। मैथिल, एथिल में से ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा, ये सब इंग्लिश के अकॉर्डिंग है। इसलिए मैं आपको सारे नाम किस में लिखवा रहा हूँ? इंग्लिश में, ताकि आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही हो, किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं हो। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज हमने डिस्कस किया अल्केन का नोमेनक्लेचर IUPAC, और काफी सारे क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए। होमोलोग्स क्या होते हैं ये हमने डिस्कस किया। आज हमने बहुत सारी बातें की इस क्लास के अंदर। हमने जो है काफी सारे, देखो बहुत सारे पेज आपके भर भी गए हैं, मतलब मेरे भी भर गए तो आपके भी भर गए होंगे। हमने क्या किया? क्लासिफिकेशन किया, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किया, चक्रीय अचक्रीय। ठीक है, इसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो चक्रीय हैं वो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक दोनों होते हैं। हमने समचक्रीय, विषम चक्रीय की बातचीत की। ठीक है, हमने एरोमेटिक में भी नॉन बेंजीनॉइड, बेंजीनॉइड, ठीक है, और हेट्रोसाइक्लिक के बारे में बातचीत की। हमने इस प्रकार से देखा कि किसी भी कार्बनिक यौगिक को त्रिविम सूत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। इसको वेज डैश भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे और अच्छे से बातचीत करेंगे कि तल के बाहर कौन आ रहा है, तल के अंदर कौन जा रहा है, इसके बारे में बातचीत की। सजातीय श्रेणियों के बारे में हमने बातचीत की। ठीक है, हमने बातचीत की कि सजातीय श्रेणियां क्या होती हैं, सजात क्या होते हैं, होमोलोग्स क्या होते हैं। ठीक है, सजात क्या होते हैं, होमोलोग क्या होते हैं। प्रथम द्वितीय के बीच में CH2 का अंतर होता है, क्रियात्मक समूह समान होता है, समान सूत्र जो होता है, सामान्य सूत्र समान होता है। IUPAC नोमेनक्लेचर में हमने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि हम इसमें 4 चीजों का ध्यान रखेंगे। वर्ड रूट, जो मुख्य श्रृंखला की कार्बन संख्या है। ठीक है, पूर्व लग्न प्रीफिक्स, जैसे आज अपन ने डिस्कस किया, मैथिल, एथिल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। जटिल भी हमने जटिल के बारे में बातचीत की। सफिक्स प्राइमरी, जो कि अंतरलग्न है, एन, इन या आइन हो सकते हैं। और सफिक्स सेकेंडरी, अनुलग्न जो है, वो क्रियात्मक समूह के ऊपर हम बातचीत करेंगे, लेकिन आज हमने क्रियात्मक समूह के बारे में कोई बातचीत नहीं की। और फिर हमने एल्केन का आज हमने नामकरण किया। IUPAC नाम के बारे में हमने बातचीत की। सिलेक्शन ऑफ चेन क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ चेन ऐसे करना है जिससे कि हमें क्या मिले? ज़्यादा साइड चेन या शाखाएं मिले। ठीक है, शाखित श्रृंखलाएं मिले। और फिर हमने उनकी नंबरिंग की। नंबरिंग करने के बाद में हमने कई सारे नियम देखे नंबरिंग के बारे में, और फिर कई सारे अणुओं के नाम भी हमने किए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। ये हमारा जटिल श्रृंखलाओं के बारे में जो बातचीत थी, ये हमारा फाइनल टॉपिक था, और बाकी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, बाय बाय।